नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज हम समझने वाले हैं कि हक, हिस्सा और कब्जा किसे कहा जाता है। कई लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी संशय रहता है कि हक किसे कहा जाता है, हिस्सा किसे कहा जाता है और कब्जा किसे कहा जाता है। वैसे तो अक्सर लोग कब्जे के संबंध में आसानी से समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति का कब्जा अर्थात जिसके पोजीशन में जो भूमि रहती है या कोई संपत्ति रहती है उसे कब्जा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हक और हिस्से के बारे में काफ़ी लोगों में संशय बना रहता है। तो उस बात को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए। आप यदि इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, हमारा चैनल ज्वाइन करने से आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि आप कोई भी कमेंट करेंगे, कभी भी किसी भी प्रकार की आप कमेंट करेंगे जो एक लीगल राय से संबंधित है तो वह आपकी कमेंट सबसे ऊपर दिखेगी और उसका रिप्लाई आपको क्विक रिप्लाई के रूप में प्राप्त होगा। क्विक रिप्लाई से मतलब होता है कि आपको उसका सबसे जल्दी रिप्लाई आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हक किसे कहा जाता है, हिस्सा किसे कहा जाता है और जो है कब्जा किसे कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, हक जो रहता है वह कई प्रकार से किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है उत्तराधिकार का प्रकार। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे जो उसके वारिस छूटते हैं उसकी संपत्ति में, जो मृतक है उसकी संपत्ति में उसके वारिसों को हक प्राप्त रहता है। हम हक को दूसरे रूप में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का उस संपत्ति में अर्थात उस प्रॉपर्टी में जो अधिकार रहता है उस अधिकार को ही हम हक कहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो रहती है उसमें उसके वारिसों को हक उत्पन्न हो जाता है अर्थात हक प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रकार जो होता है हक प्राप्त करने का वह होता है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से। यदि कोई किसी संपत्ति को क्रय करता है तो जो क्रेता रहता है उस क्रेता को उस प्रॉपर्टी में अर्थात उस संपत्ति में हक प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रकार जो रहता है वह वसीयतनामे के माध्यम से भी होता है। जैसे कि वसीयत के संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप यदि वसीयत किस प्रकार से करवाई जाए इस संबंध में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, वसीयत जो रहती है, जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी जो रहती है उसके संबंध में अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर सकता है अर्थात अपनी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी वह व्यक्ति जो है, जो भूमि स्वामी है, वह वसीयत के माध्यम से बना सकता है। तो वसीयत के माध्यम से भी हक अर्जित होता है। अगला प्रकार जो होता है वह होता है गोदीनामा अर्थात दत्तक नामा। तो दत्तक नामे के आधार पर भी किसी व्यक्ति को हक अर्जित होता है। हक अर्जित से मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने किसी को गोद रख लिया है तो जो व्यक्ति गोद रखता है उसकी प्रॉपर्टी में जो व्यक्ति गोद गया है उसको हक प्राप्त हो जाता है। और वह हक प्राप्त कब होता है? जब व्यक्ति जिसने किसी को गोद लिया है वह मर जाता है, तब जाकर उस प्रॉपर्टी में उस गोद जाने वाले व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी में हक प्राप्त हो जाता है। देखिए दर्शकों, दान पत्र के माध्यम से भी हक प्राप्त होता है, विनिमय पत्र के माध्यम से भी हक प्राप्त होता है, बंटवारे के माध्यम से भी व्यक्तियों को हक प्राप्त होता है और न्यायालय की जो डिक्री और निर्णय होता है उसके आधार पर भी व्यक्ति को हक प्राप्त होता है। अब दर्शकों, हम समझ लेते हैं कि हिस्सा किसे कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, जब किसी प्रॉपर्टी में अर्थात जैसे मान लेते हैं कि कोई कृषि भूमि खाता है और उस कृषि भूमि खाते में जब किसी एक व्यक्ति के नाम पर वो दर्ज है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसके जितने भी उत्तराधिकारी है, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति मर जाता है और उसके पीछे वह 4 उत्तराधिकारियों को छोड़ जाता है, जिसमें से 2 पुत्र है, 1 पुत्री है और एक उस पुरुष की जो मरा है उसकी जो है पत्नी है। तो उस भूमि में उन 4 लोगों के नाम दर्ज हो जाएंगे। अब उस भूमि में अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उस भूमि के 4 हिस्से हो सकते हैं।
अर्थात जब हिस्से की बात आती है तो उस भूमि में उन चारों लोगों के समान हिस्से रहेंगे। अब हम हिस्से को दूसरे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक कृषि भूमि खाता है, उस कृषि भूमि खाते में 2 भाइयों के नाम दर्ज है। अब 2 भाइयों के नाम उसमें दर्ज है, यदि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और उसमें से जब उन दोनों के नाम कम हो जाते हैं जिनकी मृत्यु हुई है और उनकी जगह उनके वारिसों के नाम दर्ज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए कि एक जो बड़ा भाई था उसके 2 पुत्र है और 1 पुत्री है, लेकिन जो छोटा भाई है उसके 3 पुत्र है और 1 पुत्री है। तो जो बड़ा भाई है जब उसके 3 वारिस हैं तो उन 3 वारिसों को जो है बड़े भाई का जो हिस्सा है उसमें से उनका 1/3 होगा, और जो छोटा भाई है जिसके कि 3 पुत्र है और 1 पुत्री है तो उस खाते का 1/4 मतलब जो छोटा भाई है उसके हिस्से में से 1/4 हिस्सा सभी वारिसों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हिस्सा किसे कहा जाता है। अब दर्शकों, तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि कब्जा किसे कहा जाता है। वैसे तो जनरल भाषा में जो कब्जा है उसको कब्जा ही कहा जाता है, दूसरा इसको एक विधिक भाषा में आधिपत्य भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसको पोजेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, जिस भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है वह उसके कब्जे की भूमि मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार का कब्जा होता है। एक कब्जा होता है वैध कब्जा और दूसरा होता है अवैध कब्जा। तो देखिए, वैध कब्जा किसे कहा जाता है? जब किसी व्यक्ति को उसके हक की भूमि अर्थात उसके हक की संपत्ति उसे प्राप्त हुई है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया, उसको यदि उस भूमि में हक अर्जित हुआ है और उस हक के आधार पर उसका जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस हिस्से अनुसार कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर काबिज है तो वह वैध कब्जा माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति में इतना हक प्राप्त नहीं हुआ है या उस भूमि के संबंध में उसे कोई हक प्राप्त नहीं है और कोई उसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भी वह उस भूमि पर कब्जा बनाकर रखता है, तो यह उसका अवैध कब्जा माना जाता है। लेकिन ये तीनों तथ्य जहाँ पर साबित हो जाते हैं कि कोई संपत्ति जो है वह किसी व्यक्ति के हक की, उसके हिस्से की और उसके कब्जे की अगर कोई संपत्ति है तो वह उसका वैध मालिक माना जाता है, और संपत्ति का असली मालिक मानने के लिए ये तीनों बातें जो है वह प्रमाणित होनी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि यदि किसी प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है और उसका हिस्सा भी उसके पास में नहीं है, लेकिन यदि वह प्रॉपर्टी जो है वह किसी व्यक्ति के हक की प्रॉपर्टी है, तो वह व्यक्ति उसका हक मांगने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, और वहाँ पर वाद प्रस्तुत करने के बाद में वह अपना हिस्सा भी अलग करवा सकता है और अपने हिस्से की संपत्ति को अपने कब्जे में प्राप्त करने की भी सहायता कोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो आज जो हमने तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर बात करी कि हक किसे कहा जाता है, हिस्सा किसे कहा जाता है और कब्जा किसे कहा जाता है। तो विश्वास करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यह वीडियो यदि आपको अत्यधिक उपयोगी लगता है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट है, अर्थात आपको कोई कहीं ऐसा लगता है कि कोई बात इस वीडियो में जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो आप उस संबंध में कमेंट कर सकते हैं। संभवतः अगले वीडियो में आपकी कमेंट का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।